नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक हमने सीरीज शुरू करी है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024। इसमें एक एपिसोड हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा, उसको आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां जाके भी देखा जा सकता है। वो सिर्फ उत्तर भारत के बारे में था कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलेगा। अब हम बात करेंगे पश्चिम भारत के बारे में। पश्चिम भारत, जिसमें बीजेपी का सबसे ज्यादा दबदबा रहा। अब उसमें दो स्टेट जो है वो तो लगभग क्लीन स्वीप जैसी हैं। पहली स्टेट है गुजरात। गुजरात है जो वो 2014 में भी 26 की 26 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीती और 2019 में भी 26 की 26 सीट। हालांकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से अपनी सरकार बना पाई थी गुजरात में, और 2023 में उसके बिल्कुल उलट पूरी बंपर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई। इसलिए मुझे लगता है इस बार वोट परसेंटेज और बढ़ेगा और भी बंपर ज्यादा जीत होगी। लेकिन सीट तो 26 है, 26 ही आएंगी। जो वोट परसेंटेज बढ़ा, 14 और 19 का क्या अंतर है? 14 में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में वोट पड़ा 59%, 59% वोट पड़ा, और कांग्रेस को पड़ा 33%, लेकिन कांग्रेस की सीट आई 0। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट और बढ़ गया और वो हो गया 62%। कांग्रेस का वोट 1% सिर्फ कम हुआ, वो 32% हो गया, लेकिन सारी सीट जो 26 की 26 हो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जो अगला स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत टिपिकल सा स्टेट है, क्योंकि 2018 में यहां एक बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली थी कमलनाथ की अध्यक्षता में। वो सरकार 1.5 साल चली भी, लेकिन उसके बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने बगावत कर दी, और जिसकी वजह से वो सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान है जो, उन्होंने दोबारा सरकार बना ली। वो सरकार 3.5 साल चली, और उस सरकार के पूरा होने के बाद जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसने कमाल कर दिया। अब तक की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी। उसी के बिहाफ पर मुझे लगता है कि जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी वहां की टोटल 29 सीट में से 27 सीट जीती 55% वोट के साथ, और कांग्रेस 2 सीट जीती 35% वोट के साथ, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी 58% वोट के साथ 28 सीट जीत गई 29 में से, और कांग्रेस मात्र 1 सीट ही अपनी बचाने में कामयाब हुई, वो भी नकुलनाथ वाली, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं। और कांग्रेस का वोट परसेंट था 34%। और 2024 में जो हालात लग रहे हैं अब तक, जिस तरीके से अब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहे हैं कांग्रेस की, जिस तरीके से वहां भाग मची हुई है, जिस तरीके से नकुलनाथ और कमलनाथ के बारे में अफवाह उड़ी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदरूनी मामलों की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीट ही जीत जाएगी। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्टेट, उसके बारे में भी बात कर लेते, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये बहुत टेढ़ी खीर सभी के लिए अभी जो है वो लग रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। जो भारत में दूसरे नंबर ऑफ सीट्स हैं महाराष्ट्र में, 48 सीट्स हैं, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी 23 सीट जीती। शिवसेना के साथ इनका टाई अप था, 18 सीट शिवसेना जीती, और 2 जीती कांग्रेस पार्टी, 4 जीती एनसीपी, और भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट परसेंटेज शेयर था जो 28%, 28% रहा, और शिवसेना का वोट परसेंटेज 21% रहा। टोटल मिला के इन दोनों का 49 यानी कि 49% वोट जो बना।
इसी तरह 2019 में भारतीय जो जनता पार्टी है और शिवसेना, ये दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। 49 से 3% वोट इनका बढ़ गया, 52% वोट हो गया। और कांग्रेस पार्टी का 2% वोट कम हो गया, 18 से 16% हो गया। और एनसीपी का वोट 16 का 16% रहा, और 4 सीट उनकी 4 की 4 रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां एक ही सीट जीत पाई। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का बंटवारा किया है, वहां भारतीय जनता पार्टी 31 से लेकर 34 सीट, अभी तक पूरा एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है। मिनिमम भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो 31 सीट लड़ेगी, और मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो 34 सीट लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें भी यहां बढ़ने वाली हैं, और मुझे अभी ऐसा नहीं दिखाई देता कि इसमें से एक भी सीट हार जाए। हो सकता है 1-2 सीट हार भी जाए, पर चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। दूसरा है शिवसेना, जो शिंदे ग्रुप है, असली शिवसेना जिसको कहूं मैं, बाल ठाकरे ग्रुप, उसकी जो है उनको 10 से लेकर 13 सीट्स दी जा सकती है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है शरद पवार के भतीजे जो अजीत पवार हैं, उनका जो एनसीपी वाला ग्रुप है, अब तो उसको भी ओरिजिनल एनसीपी बोलूंगा, उसको 4 सीट्स दी गई हैं। उसकी तो सीट्स का डेस्टिनेशन भी फाइनल कर दिया गया है, कौन कौन सी सीट्स वो लड़ेंगे, चारों के चारों। लेकिन इन दोनों पार्टियों का अभी जो भविष्य है, शिवसेना शिंदे ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप की जो एनसीपी है, वो डिपेंड करेगा कि इस इलेक्शन में ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अब तक इनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, ये अलग होने के बाद से इनका पहला टेस्ट होगा। इनकी जिम्मेवारी पता चल जाएगी, ये कितनी जिम्मेवारी लेने लायक है। लेकिन जैसे आपको पता है कि असेंबली का इलेक्शन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे लड़ा था एनडीए में। बाद में शिवसेना जो है उन्होंने फाइनल कर लिया कि हमने ही मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था इलेक्शन से पहले। क्योंकि 2000 इससे पहले 2014 के बाद जब भी इलेक्शन हुआ था, तो उस समय देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो उसके बाद 2019 के इलेक्शन के बाद जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट सबसे ज्यादा आई, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा था, और कांग्रेस शिवसेना की सीट्स कम आई। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे संजय राउत के कहने पर या और अपने नेताओं के कहने पर अड़ गए कि हम ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उन्होंने कांग्रेस और जो एनसीपी है उसके साथ अपना टाई अप कर लिया और सरकार चलाई भी, जो कि 1.5-2 साल तक चली। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की काफी आलोचना भी हुई कि वो अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस को सल्यूट करता हूं, उस बंदे ने अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लिया। उसने दोनों की दोनों पार्टियां तोड़ के रख दी। शिवसेना बाल ठाकरे को खत्म करने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं, एनसीपी का वर्चस्व खत्म करने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं। इवन के बाल ठाकरे ग्रुप का जो हेड उद्धव ठाकरे थे, उससे वो पार्टी छीन ली। पार्टी पहले तोड़ी, फिर पार्टी छीन ली। आज की एक मेरी बात नोट कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस आने वाले समय के अमित शाह है। अमित शाह के बाद कोई इस पार्टी में चाणक्य होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होगा। उसने अपनी चाणक्य नीति को दोनों पार्टियों को तोड़कर, शिवसेना को और एनसीपी को तोड़कर साबित कर दिया है। और मैं अगर उसको जूनियर चाणक्य कह लूं तो यह भी बहुत शोभनीय होगा, और आपको भी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। जो अगली स्टेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़। जैसे आपको मालूम ही है कि 2018 में छत्तीसगढ़ जो भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी जीती असेंबली में, और उसके बाद जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें
टोटल जो 11 सीट्स है छत्तीसगढ़ी, उसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी और 2 कांग्रेस पार्टी ले पाई। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की नंबर ऑफ सीट्स वहां ज्यादा थी, 10 थी, और कांग्रेस की 1। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मेरा आकलन क्या है, या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या है, क्योंकि 2018 से 2023 में बहुत ज्यादा पानी पुल के नीचे से गुजर चुका है। 2023 में जिस तरीके से बम्पर जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव सहाय को वहां मुख्यमंत्री बनाया और अपनी सरकार बनाई, मुझे लगता है इस बार 11 में से 10 सीटें 2014 वाला जो परफॉर्मेंस है वो भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी को ना मिलने का कारण आप कहेंगे फिर तो 11 की 11 भी आ सकती है जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही। नहीं, उसका कारण है एक एरिया में धर्मांतरण जो है वो मिशनरी बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और वो धर्मांतरण क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के इस तरीके से बखलाफ है, अगेंस्ट है, तो उसकी वजह से वो वोट कांग्रेस को जाएगा और कांग्रेस पार्टी एक सीट वहां जीत सकती है। सो वोट परसेंटेज भी जो है वो 2023 में जो 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी जीती उसमें 51% रहा था, 51% भारतीय जनता पार्टी का और 41% कांग्रेस का। अगली हम बात करेंगे गोवा। गोवा जो है वो छोटा सा स्टेट है, 2 सीट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 में दोनों की दोनों सीट जीती, लेकिन एक बार 2019 में एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी सीट जीती। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट यहां भी भारतीय जनता पार्टी का 51% रहा और कांग्रेस का 43%। इस बार मुझे लगता है जिस तरीके से वेव चल रही है, भारतीय जनता पार्टी गोवा की दोनों सीट्स जीत सकती है। सो आगे छोटी छोटी स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दादरा नगर हवेली। ये जो सीट है ये शिवसेना को दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी और दादरा नगर हवेली वाली सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। दमन एंड दीव वाली सीट, ये सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती, उससे 2014 में कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। एक सीट है जहां मुकाबला बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता था, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का यह है कि यहां ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस और ना ही शिवसेना जीती। लक्षद्वीप में एनसीपी सीट जीती। मुझे तो थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीती, वहां एनसीपी जीती। लेकिन इस बार लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी सीट जीत सकती है। उसका कारण है एनसीपी खुद ही फटेहाल है, उसके अपने केडर जो है वो भी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, पार्टी भी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ स्टेट्स जो हैं, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो 5 स्टेट्स, और दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप, ये 3 जो है यूनियन टेरिटरी, इसको हमने पश्चिम भारत में रखा था। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? टोटल पश्चिम भारत, जिसको हमने पश्चिम भारत कहा, हालांकि छत्तीसगढ़ जो है वो थोड़ा सेंटर से भी राइट पड़ता है, मध्य प्रदेश सेंटर में पड़ता है, लेकिन हमने भारत को इलेक्टोरल के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा। तो 119 सीट्स हैं जो अभी तक टोटल है इसमें। लेकिन 2000 अभी मैं 19 की बात करता हूं। 19 में भारतीय जनता पार्टी 119 में से 107 सीट जीती, जबकि कांग्रेस और उसके अलाइज कुल मिला के 11 सीट जीते। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में है और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट जीती। लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, यह भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सभी 48 की 48 सीट जो है वो महाराष्ट्र से जीत जाए।
क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस फटेहाल है और जिस तरीके से एनसीपी का फटेहाल है, जिस तरीके से शिवसेना फटेहाल है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां से छोड़ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इसमें सबसे बड़ी स्ट्रांग पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी है। सो 107 से बढ़ सकती हैं, कम होने का चांस कोई नहीं लग रहा। मैं टोटल एस्टिमेट लगा के अपने हिसाब से मिनिमम भी फ्रैक्शन उसको अगर लगाऊं तो भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए यानी कि जिसको कहूं 107 से बढ़कर 110 और 112 तक जा सकते हैं, पर 110 से कम अभी तक मुझे कोई चांस नहीं लगता इस एनालिसिस में। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जवाब भी उसका जरूर दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हर 15 दिन में हम 2 दिन लगाया करेंगे। अभी पहला एनालिसिस है जिसकी वजह से कुछ ग्राउंड भी बतानी पड़ती है, उसके बाद जो है हम 2 दिन लगाया करेंगे, पूरे बात को 2 हिस्सों में इलेक्टोरल जो उस तरीके से बांटेंगे और उसका एनालिसिस बताया करेंगे जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता। सो भारत दोस्तों, आप बताना कि क्या मेरा एनालिसिस सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा तो कहां मैं कम ज्यादा सीटें बोल रहा हूं, यह भी जरूर बताइए। बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही हम आपको जो पूर्वी भारत है, ईस्टर्न इंडिया, उसके बारे में जो है बताएंगे कि वहां कौन कौन सी स्टेट्स हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स सभी एक ही ग्रुप में डाली है और वहां किसकी कितनी सीट्स हैं और किसको कितनी सीट्स आ सकती हैं। हमारा एनालिसिस क्या कहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी 370 टच करेगी, क्या भारतीय जनता एनडीए जो है वो 400 क्रॉस करेगी? जब हम पूरा एनालिसिस अपना करेंगे, सारी कैलकुलेशन करके आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और अब हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।